पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे पता है आप सब लोग इस समय तैयारी में ही जुटे हैं, रिवीजन में ही जुटे हैं क्योंकि हमारी एग्जाम डेट भी बिल्कुल करीब है 9 तारीख। लेकिन आज की वीडियो में मैं थोड़ा-सा और रिवीजन आपको कराऊँगा। रिवीजन का एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पीवाईक्यूज है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पर। ठीक है, अगर हम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पे बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ है वो 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। अगर हम इनकी मृत्यु की बात कर लें तो 29 जनवरी 1963 को 88 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम था इनके विलियम प्रेस्कॉट और माता का नाम था, इनकी मदर का नाम था इसाबेल मूडी। ठीक है ना। तो ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जनरल आइडिया दिया हमने, बेसिक नॉलेज दी आपको। लेकिन आज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लीजिए, क्योंकि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पर आधारित जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी हमारे क्वेश्चंस बने हैं, जो भी पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में आपके पूरे जो पूरा का पूरा राइटर है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाला, वो सब या इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पोइम है, इंपॉर्टेंट वर्क है, वो सब हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन समझिएगा। बोला गया है कि फ्रॉस्ट पोइम यानी कि जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की एक पोइम है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन इज इंक्लूडेड, जिसको इंक्लूड किया गया इन हिज पोएटिकल कलेक्शन। कौन से पोएटिकल कलेक्शन में इसको इंक्लूड किया गया? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की कविता द रोड नॉट टेकन उनके कौन से कविता कलेक्शन में शामिल है? तो कौन से कविता कलेक्शन में? माउंटेन इंटरवल में उसको शामिल किया गया था। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, माउंटेन इंटरवल में। चलो जरा हम डिस्कस भी कर लेते हैं। अगर हम माउंटेन इंटरवल की बात करें तो ये कब आई थी? 1916 में ये कलेक्शन सबसे पहली बार छपा था। ठीक है, इससे पहले भी रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है एक कविता जो पहली बार अगस्त 1915 में दी अटलांटिक मंथली में छप चुकी है। ध्यान बनाए रखना, ये आपको जब हम इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से बताया गया है। बोला गया है ये जो रोड नॉट टेकन है ये एक नैरेटिव पोइम है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन दी, यही बात मैं बताने जा रहा था कि सबसे पहली बार ये अगस्त 1915 में पब्लिश हुई थी। किसमें? दी अटलांटिक मंथली में। और इसके बाद इसको कहा, कौन से कलेक्शन में इस पोइम को पब्लिश कराया गया था? लेटर पब्लिश्ड। और इसके बाद इसको पब्लिश कराया गया था एट द फर्स्ट पोइम इन द कलेक्शन माउंटेन इंटरवल। और ये जो इनका पोइम्स का कलेक्शन था माउंटेन इंटरवल, ये 1916 में आया है। ठीक है, तो दो चीजें आपको जानकारी हो गई अच्छे से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि विच वन इज द ग्रेट पैट्रियोटिक पोइम बाय फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी कविता जो है वो देशभक्ति से भरी हुई एक महान कविता है, यानी कि अ ग्रेट पैट्रियोटिक पोइम है। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की ऐसी कौन सी कविता है, ऐसी कौन सी पोइम है जो कि देशभक्ति की भावना से भरी हुई है। तो ऐसी कौन सी कविता है? आप सी ऑप्शन पर जाएंगे, द गिफ्ट आउटराइट। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को जरा समझ लो। बोला गया है द गिफ्ट आउटराइट क्या है? एक पैट्रियोटिक पोइम है। किसके द्वारा लिखी गई? तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा इसको लिखा गया। ये बहुत लंबी पोइम नहीं है, मात्र 16 लाइनों की एक शॉर्ट पोइम है। ठीक है, अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन इन अमेरिका एंड द ग्रोथ ऑफ लव एंड डिवोशन। अब हुआ क्या कि अमेरिका में कॉलोनाइजेशन का इतिहास और इसके जमीन पर बसने वाले जो अमेरिका की जमीन पर, लैंड पर बसने वाले लोग थे, उनके द्वारा इस कविता को बहुत प्यार दिया गया, बहुत सम्मान दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर बोला गया है, देखो क्या बोला गया है, लव एंड डिवोशन दैट द सेटल्स केम टू शावर ऑफ दिस लैंड। यही तो बात बोली गई है कि इनकी भक्ति में या इस जमीन पर बसने वाले लोगों के द्वारा बरसाए गए प्यार और जो सम्मान दिया, जो भक्ति दी, इसकी बढ़ोतरी के बारे में इस कविता के अंदर बताया गया है। ये अमेरिका और अमेरिका के लोगों के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी देशभक्ति कविताओं में से एक है, यानी कि ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लाइनें भी बहुत प्यारी सी हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, हु हैज रिटन द अबव स्टेटमेंट? और सोने से पहले अभी मुझे मीलों जाना है, सोने से पहले अभी मुझे मीलों जाना है। ये जो ऊपर की दी गई लाइनें हैं वो किसने लिखी हैं? तो ये भी लाइनें जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं और एक कविता है। ठीक है, स्टॉपिंग बाय बुक्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। अगर मैं इन लाइनों की बात करें, इन लाइनों को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी बहुत पसंद की जाती थी। ठीक है, उनकी फेवरेट थी। तो यहां पर कौन सी पोइम हमने आपको बताइए,
कि ये जो लाइनें हैं वो कौन सी पोइम से ली गई हैं। स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग से ये लाइनें ली गई हैं। और ये जो कविता है स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई? 1922 में। लेकिन उसके अगले साल इसको पब्लिश कराया गया था 1923 में। किसमें? न्यू हैम्पशायर बैलूम करके एक आया था, उस बैलूम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को पब्लिश कराया। ठीक है, लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3-4 बार बोल करके देख लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि यूपी पीजीटी 2021 में पूछा भी गया है। देखो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है हमारे, ठीक है, इनकी कविता के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, एक एक स्टेटमेंट करके हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, बोला गया है फॉलोइंग हिज स्टे इन इंग्लैंड बिटवीन, जब ये इंग्लैंड में बसे थे 1912 से लेकर 1915 में, तो फ्रॉस्ट पोइट्री अक्वायर्ड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ब्रिटिश जॉर्जियन स्कूल ऑफ पोइट्री। 1912 और 1915 के बीच इंग्लैंड में रहने के बाद फ्रॉस्ट की कविता पर ब्रिटिश जॉर्जियन स्कूल ऑफ पोइट्री का बहुत ज्यादा असर था। तो ये सही बात है, जब ये 1912 से 15 के बीच में इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी, उन कविताओं के ऊपर जो है ब्रिटिश जॉर्जियन स्कूल ऑफ पोइट्री का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, तो इसमें नो डाउट। अब हम अगले स्टेटमेंट बी पॉइंट को भी पढ़ के देख लेते हैं, बताते हैं आपको इसमें। फ्रॉस्ट पोइट्री हैज ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरसेक्शन ऑफ सेल्फ एंड प्लेस। बोला गया है कि फ्रॉस्ट की कविता को अक्सर खुद और जगह का मिलन बताया गया है। सही बात है, यानी कि दोनों सेल्फ एंड प्लेस का मिलन जो है इंटरसेक्शन इनकी कविताओं में देखने को मिलता है, इनका वर्णन भी मिलता है, तो इसमें भी आप डाउट नहीं कर सकते। हम तीसरे पॉइंट को पढ़ करके देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज ऑफर अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉस्ट एज एन एमर्सियन पोइट। बोला गया है अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, फ्रॉस्ट को एक एमर्सियन कवि के तौर पर सही तरीके से दिखाती है। बिल्कुल गलत बात है, इनको एमर्सियन पोइट के रूप में इस कविता के अंदर नहीं दिखाया गया है। ठीक है, बल्कि क्या इस कविता के अंदर एक प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर की कहानी बताई गई है जो वेनिस में छुट्टी पर रहते हुए मर जाता है, ना कि इनके एमर्सियन कवि के तौर पर। तो यही गलत हो जाएगा, सी। डी पॉइंट भी पढ़ देते हैं आपको। बोला गया है फ्रॉस्ट रिलेशनशिप विद नेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज नोशन ऑफ एम्बलमेज्म। कि फ्रॉस्ट का जो नेचर के साथ रिश्ता था, प्रकृति के साथ, उनके एम्बलमेज्म के विचार से पहचाना जाता है। तो एम्बलमेज्म के विचार से पहचाना जाता है, ये सही बात है। ठीक है, नोशन ऑफ एम्बलमेज्म नजर आता है। ठीक है, तो ये भी सही है, डी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है ये बात भी हमने बता दी है, क्योंकि ये जो पोइम है ना वो 1850 में आई थी लगभग, और एक प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर की कहानी इसमें बताई गई है। वेनिस में छुट्टी पर वो आया था और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब कहानी इसके अंदर बताई गई है, ना कि अमर्सियन पोइट के रूप में। ठीक है, ये कुछ भी नहीं, सी ऑप्शन पर आप जाइएगा। जो बात हम आपको बता रहे थे वही बात यहाँ पर दी गई है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है कि टू रोड डाइवर्स्ड इन अ बोर्ड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस हु रोड दीज लाइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइनें कि एक जंगल में दो रास्ते अलग अलग हो गए। मान लीजिए आप एक जंगल से होकर के गुजर रहे हो और उस जंगल में एक रास्ता पूरब चला जाता है, एक रास्ता पश्चिम चला जाता है, यानी कि दोनों रास्ते अलग अलग हो गए और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग जाते थे। यानी कि एक रास्ता ऐसा था जिस पर बहुत सारे लोग जा रहे थे, ठीक है, जा रहे थे या जाते थे, तो वो रास्ता एकदम साफ था। लेकिन जिस रास्ते पर कम लोग गए थे उस रास्ते पर घास फूस ये सब जमा हुआ था। ठीक है, तो लेखक कहता है कि एक जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में चले गए और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे। इसी ने सारा फर्क बना दिया, डिफरेंस पैदा कर दिया। ये लाइनें किसने लिखी? तो ये लाइनें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई थी और ये पोइम है हमारी दी रोड नॉट टेकन। ठीक है, तो हम चारों ऑप्शन में से किस पर जाएंगे? सी ऑप्शन पर जाएंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। और मैंने आपको बताया ना कि ये जो लाइनें हैं वो कौन सी पोइम से ली गई हैं? दी रोड नॉट टेकन से ली गई है। रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस पोइम्स। बोला गया है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मशहूर कविताओं में से एक है।
1916 में इनका एक कलेक्शन आया था माउंटेन इंटरवल, ठीक है, उसमें इसको कविता के तौर पर इसको छापा गया था, ठीक है। माउंटेन इंटरवल 1916 में आया था और उसी में यह है इसकी ओपनिंग पोइम थी, ठीक है। द सेंट्रल थीम ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ paths both literally and figurative although its interpretation is। फिर ये भी बोला गया है इसकी अगली लाइनों में कि इसका सेंट्रल थीम असल में लाक्षणिक दोनों तरह के रास्तों को अलग होना है। एक रास्ता इधर चला गया, इनके अलग अलग विशेषताएं हैं दोनों रास्तों की, हालांकि इसका मतलब मुश्किल और अलग होने की संभावना के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, कहता है कि व्हाट वाज द टाइटल, आपको टाइटल बताना है ऑफ द फर्स्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड प्रोफेशनली, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्रोफेशनली जो पहली कविता पब्लिश की थी प्रोफेशनली तौर पर, उसका टाइटल क्या है वो आपको बताना है। तो उसका टाइटल है माय बटरफ्लाई एंड इलेजी। आज बात अच्छे से समझ में आ गई कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे पहली प्रोफेशनली कविता जो पब्लिश हुई थी उसका टाइटल क्या है, माय बटरफ्लाई एंड इलेजी। अब जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बोला गया है कि ये जो माय बटरफ्लाई एंड इलेजी है ये टाइटल है, किसका टाइटल है, इनकी पहली कविता का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, जो इन्होंने प्रोफेशनली पब्लिश की थी, ठीक है। अगला इसके अंदर बोला गया है कि इट गेव हिम द कैरेज, यही वो कविता है जिससे इनको साहस मिलता है टू आस्क एलिनार, एलिनार से पूछने के लिए, टू मैरी हिम, कि वो उससे शादी करेंगी। बट शी हैज टर्न्ड हिम डाउन एंड हर प्रायोरिटी वाज टू फिनिश हर एजुकेशन फर्स्ट, लेटर दे गॉट मैरिड एंड स्टार्टेड देयर फैमिली। उन्होंने बोला है कि उसका यही वो कविता थी जिसने उन्हें एलिनॉर से शादी के लिए पूछने की हिम्मत दी, लेकिन एलिनॉर ने तो इनसे मना कर दिया। और एलिनॉर की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना है और बाद में उन दोनों ने क्या करा, शादी कर ली और अपना परिवार शुरू किया। अब 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, 7वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 31 टाइम। देखो 31 बार इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, ठीक है। नेम्ड पोइट लॉरेट ऑफ बर्मोंट इन 1961। तो इनमें से किसे लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए 31 बार नॉमिनेट किया गया और 1961 में, और 1961 में बर्मोंट का कवि पुरस्कार विजेता घोषित किया गया, ठीक है। पोइट लॉरेट इनको बर्मोंट का 1961 में घोषित किया गया। तो वो कवि क्या है आपको वो पहचानना है। तो सबसे अच्छी पहचान तो यही है कि वो कवि कौन है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, जिनको 31 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया और 1961 में बर्मोंट का जो है पोइट लॉरेट बनाया गया। तो तुरंत पहचान लोगे किसकी बात हो रही है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। यही बात एक्सप्लेनेशन में दी है तो इसको हम रिपीट करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ नई जानकारी हमको मिल सकती है। क्या बोला गया है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट का पूरा नाम क्या है, तो हम बार बार इसीलिए पूरा नाम ही बोल रहे हैं जिससे कि आपको तैयार हो जाए। इनका मिडिल नेम ली लगा है, ठीक है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में होता है, ठीक है, अमेरिका में। और क्योंकि ये अमेरिकन पोइट ही हैं, चार अमेरिकन पोइट हमारे पीजीटी में लगे हुए हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनकी मृत्यु जो है 29 जनवरी 1963 को बोस्टन मैसाचुसेट्स में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एन अमेरिकन पोइट हु वाज मच एडमायर्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड, हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वल स्पीच, कोलोक्वल स्पीच क्या होती है, आम बोलचाल की भाषा को हम बोलते हैं, एंड हिज रियलिस्टिक वर्ड्स पोर्ट्रेइंग ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे सिचुएशन। कहा गया है कि जो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ही है, हम बारी बार बोल रहे हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में होती है, इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब होती है, 29 जनवरी 1963 को बोस्टन मैसाचुसेट्स में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक अमेरिकन पोइट थे जिन्हें न्यू इंग्लैंड के गांव की जिंदगी को दिखाने, अमेरिकन बोलचाल की भाषा पर उनकी पकड़ और रोजमर्रा के हालत में आम लोगों को दिखाने वाली उनकी रियलिस्टिक कविताओं के लिए बहुत पसंद किया जाता है ये बात। तो ये बात आपको समझाना जरूरी थी कि आखिर उनकी कविताओं में किन चीजों को मिलता था,
ठीक है, न्यू इंग्लैंड के गांव की जिंदगी देखने को मिलती थी, अमेरिकन आम बोलचाल भाषा देखने को मिलती थी, रोजमर्रा के जो हालत होते थे वहां के आम लोगों के, तो उनकी रियलिटी इनकी कविताओं में बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी। ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्रिचेज वाज पब्लिश्ड। अच्छा, ब्रिचेज बहुत फेमस पोइम है इनकी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस कलेक्शन में ब्रिचेज पब्लिश हुआ था? तो कौन से कलेक्शन में आया था ये? आपका माउंटेन इंटरवल, जो कि 1916 में आया था, उसमें इसको पब्लिश कराया गया था। सी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, माउंटेन इंटरवल ये कब आया था? 1916 में आया था। अच्छा, इसमें बॉयज बिल भी दे रखा है। अच्छा, इसको भी बता देते हैं। अगर हम बॉयज बिल की बात करते हैं तो इनका पहला पोएट्री कलेक्शन था 1913 में। इसके बाद नॉर्थ ऑफ बोस्टन आया था। नॉर्थ ऑफ बोस्टन आया था 1914 में। 1913 में दी बॉयज बिल, बिल्कुल सीक्वेंस से ही लगे हैं यहाँ पर भी, ऑप्शन में भी। बॉयज बिल 1913 में आया है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में आया है, इसके बाद 1916 में माउंटेन इंटरवल आया है, और अगर हम फर्दर रेंज की बात करें तो ये 1936 में आया है। फर्दर रेंज, ये सब इनके वर्क हैं, पोएटिक कलेक्शन है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट वर्क है। फर्दर रेंज है, ब्रिटनिश ट्री है, मास्क ऑफ मर्सी है। ठीक है, इन डिक्लेयरिंग, बहुत है, किसका कितना नाम ले। अगला क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन में यही बात बोली गई है, कुछ अलग नहीं है। बोला गया है कि ब्रिटिश रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक मशहूर कविता है, बहुत फेमस पोइम है, जो माउंटेन इंटरवल 1916 के कलेक्शन में इसको पब्लिश कराया गया था। ये फ्रॉस्ट के नेचर और इमेजिनेशन के साथ गहरे कनेक्शन को भी दिखाती है। अगर आप इस पोइम को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो इसके अंदर डीप कनेक्शन मिलेगा नेचर के साथ और इमेजिनेशन के साथ। ठीक है, इसके बाद जिसमें बचपन की यादों को जिंदगी के बारे में फिलोसफिकल समझ और असलियत से बचने के तरीके के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आपको इनकी पोइम ब्रिचेज में देखने को मिलेगा। अब ब्रिचेज के बारे में ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और है, जिसमें बोला गया है ये इनका रॉबर्ट फर्स्ट नेचर लिरिक फॉर्म माउंटेन इंटरवल। ठीक है, और द पोइम इज नोन फॉर इट्स फ्यूजन ऑफ फैक्ट एंड फैंसी एंड ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। ठीक है, यानी कि ब्रिचेज जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के माउंटेन इंटरवल 1916 की एक नेचर लिरिक है। ये कविता फैक्ट, फैंसी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन के फ्यूजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर पे, बोला गया है कि what डिजाइन ऑफ डार्कनेस ऑफ अ पॉल, इफ डिजाइन गवर्न इन अ थिंग सो स्मॉल इन विच पोइम डू दीज लाइन अक्योर। ये लाइनें किस में आती हैं? तो ये लाइनें, अगर हम what डिजाइन ऑफ डार्कनेस ऑफ एप्पल, इफ अगर डिजाइन इतनी छोटी चीज में भी राज करती है, तो ये लाइनें किस कविता की है? तो ये लाइनें जो है वो डिजाइन की हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इसको समझ लीजिएगा कि आखिर इस लाइनों में क्या कहा गया है। एक्चुअली होता क्या है कि इस कविता के अंदर एक छोटी सी बात बताई जाती है, यानी कि कवि जो है प्रकृति के एक छोटे से दृश्य, जिसमें सफेद मकड़ी, सफेद फूल, मरी हुई कीट, इन सब का वर्णन करते हैं और उनके माध्यम से गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं। तब वो ये लाइन बोलते हैं कि what डिजाइन ऑफ डार्कनेस टू अपॉल, इफ डिजाइन गवर्न इन अ थिंग सो स्मॉल। इस लाइनों में सिर्फ इतनी बातें वो सोचता रहता है कभी, क्या ये सब यानी कि छोटी छोटी घटना केवल संयोग है या उसके पीछे कोई भयावह योजना है, यानी कि डार्क डिजाइन है। अगर इतनी छोटी चीज में भी कोई योजना यानी कि डिजाइन है, तो क्या पूरी दुनिया भी किसी ऐसी ही योजना से संचालित होती है? यानी कि प्रकृति में जो कुछ होता है वह संयोग यानी कि चांस है, या पूर्व नियोजित होता है, डिजाइन किया हुआ होता है। छोटी घटनाओं में भी बड़े दार्शनिक सवाल खड़े करते हैं। एक्चुअली मुंह में कचड़ी का एक टुकड़ा है, वो फंसा हुआ है, खैर कोई नहीं। छोटी घटनाएं भी बड़े दार्शनिक सवाल खड़े कर देती हैं, लेकिन अंधकार और रहस्य का संकेत मिलता है। इन पंक्तियों में बहुत कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ इतनी बात बोली गई है कि प्रकृति के माध्यम से जो ईश्वर, नियति या ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है, उसके ऊपर इसमें प्रश्न बताया गया है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है ना, वो सब पहले से डिजाइन किया हुआ है और उसी के अनुसार होता है, बाई चांस कुछ भी नहीं। अब 10 नंबर पे देखो क्या है। अच्छा, यही बात इसमें बोली गई है, इसमें कुछ अलग नहीं बोला गया है। मैं आपको बता दूं अच्छे से कि ये जो पंक्तियां हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डिजाइन में आती हैं, और ये है क्या, एक ये 14 लाइन का एक सोनेट है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंजा को विभाजित करता है। फ्रॉस्ट ने डिजाइन के अंतिम रूप में 1936 में इसको फर्दर रेंज में प्रकाशित किया था।
एक चीज और याद बनाए रखना है, इनकी जो डिजाइन कविता है वो कौन से कलेक्शन में आई थी, अ फर्दर रेंज में आई थी। ये एक इनका पोएट्री कलेक्शन है, ठीक है, और 1936 में इसको इस कलेक्शन में पब्लिश कराया था। इतनी बातें समझ में आ गई। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें बोला गया है कि द गिफ्ट आउटराइट इज अ पोएम बाय। ये जो गिफ्ट आउटराइट है वो एक कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है बताने की क्या जरूरत है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो गिफ्ट आउटराइट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई क्या है, एक देशभक्ति कविता है, ठीक है ना। अब आगे 11 नंबर पे क्या बोला गया है, 11 नंबर पे सिंपल सी बात बोली गई है, बोला गया है कि विच अमेरिकन पोइट या पोइटिस वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री 4 टाइम्स इन हर हिज और हर लाइफ। इंपॉर्टेंट है कि किस अमेरिकी कवि या कवित्री ने अपने जीवन में 4 बार पुलित्जर प्राइज जीता। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला था, ध्यान बनाए रखना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1874 को हुआ था, और मृत्यु हो गई थी 1963 को। ये एक अमेरिकन पोइट थे। हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, यानी कि उनके कार्य पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हुए और इसके बाद में अमेरिका में, बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका। फ्रॉस्ट वाज ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, रिसीविंग 4 पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोएट्री। ये भी कहा गया है कि उन्हें अपने जीवन काल में 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला। 1960 में उन्होंने कांग्रेसनल गोल्ड मेडल दिया गया, और ही वाज अवार्डेड कांग्रेसनल गोल्ड मेडल कब दिया गया था, 1960 में, फॉर हिज पोएटिक वर्क, इनके पोएटिक वर्क्स के लिए। अगला 22 जुलाई 1961 को रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नेम्ड पोइट लॉरेट ऑफ बर्लिन, और ये भी बोला गया है, ये भी जानकारी आपको दी गई है कि 22 जुलाई 1961 को उन्हें बर्मोंट का पोइट लॉरेट जो है वो घोषित किया गया। तो सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी कि ऐसे कौन से कवि थे जिनको 4 बार जो है वो पुलित्जर प्राइज मिला था, तो वो कौन थे हमारे। अच्छा, आप कमेंट में वर्क के नाम, उनका पब्लिकेशन डेट यानी कि कब पब्लिश हुई वो, ये चारों के नाम लिख करके दीजिए कि कौन कौन से वर्क के लिए इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया, ठीक है। इससे क्या है, आपको याद भी, जब आप लिखोगे कमेंट में तो याद भी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि दी फॉलोइंग लाइन अकर्स इन विच ऑफ द पोएम मेंशन्ड बिलो। अब वो लाइनें कौन सी हैं, लाइनें हैं हमारी, टू एबल नो इंपॉर्टेंट ट्रम्प वन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। तो देखो पहली लाइन क्या बोली गई है, टू एबल नो इंपॉर्टेंट ट्रम्प वन, यानी कि बुराई के लिए इससे बड़ी कोई महत्वपूर्ण जीत नहीं हो सकती। अर्थात कवि कहना चाहता है कि अगर बुराई की जीत मिलती है, कोई भी बुराई जीतती है, तो वह सबसे बड़ी जीत तभी होगी जब कुछ विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए। फिर अगली लाइन में बोला गया मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन, उससे भी बड़ी जीत यह होगी कि जीवन कभी शुरू ही ना हुआ होता। कभी कहना चाहता है कि यदि जीवन का अस्तित्व ही ना होता तो बुराई पूरी तरह जीत जाती। जीवन का होना ही अच्छाई की संभावना को बनाए रखता है। मतलब यह है, ओवरऑल मीनिंग हम आपको बता दें, ये कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन लाइनों में कि जीवन में संघर्ष यानी कि गुड वर्सेस इविल ये चलता रहता है, अच्छाई और बुराई ये चलती रहती है जीवन में, ठीक है। लेकिन जीवन का अस्तित्व ही उम्मीद और अच्छाई की संभावना को बनाए रखता है। अगर जीवन ही ना होता तो बुराई की पूर्ण जीत हो जाती एक तरफा, ठीक है। तो ये लाइनें जो हैं वो कहां से ली गई हैं, दी ऑन सेट से ली गई हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कुछ दिया नहीं है इसलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, अ बॉयज बिल। अ बॉयज बिल जो है ये एक पोएट्री कलेक्शन है और 1913 में ये आया है, ठीक है। कब आया है, 1913 में। किसके द्वारा लिखा गया, क्वेश्चन ये है। तो ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है जरा वो भी देख लो। बोला गया है कि बॉयज बिल एक पोएट्री कलेक्शन है जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म जो है 1874 में और इनकी मृत्यु 1963 में हो गई है। इट इज फर्स्ट फ्रॉस्ट कॉमर्शियली पब्लिश्ड बुक ऑफ पोएम्स इन 1915। ये क्या है, एक 1915 में फ्रॉस्ट की पहली कमर्शियली पब्लिश हुई कविताओं की एक किताब है, ध्यान बनाए रखना। अब वॉइस बिल जो कि 1913 में आई है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर पे बोला गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पेन्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
इनमें से कौन सी कविता या कौन सी किताब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नहीं लिखी है? तो कौन सी किताब नहीं लिखी है? बॉयज बिल 1913 इनके द्वारा है, ठीक है। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन वो भी इन्हीं ने लिखी है। इसके बाद में इन दी क्लियरिंग ये भी इन्हीं का है। द रेवन नहीं है, ठीक है, द रेवन जो है वो इनकी नहीं है, इसको यहां से हटा दो। इन दी क्लियरिंग ये भी इनका कलेक्शन है। लास्ट बुक के लास्ट बुक ऑफ पोइम्स कह सकते हो, कविताओं की अंतिम पुस्तक जो थी इन दी क्लियरिंग की, जो कि 1962 में आई थी, ठीक है। और दी रेवन नहीं है तो डी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। यही बात इसमें बताई गई है। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला गया है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द रोड नॉट टेकिंग। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि द रोड नॉट टेकिंग का राइम स्कीम क्या है? तो इसका राइम स्कीम क्या है? अच्छा, पूछा कुछ और आंसर कुछ दे रहे हैं, ठीक है। राइम स्कीम तो इसमें दे नहीं रखी, मीटर दे रखा है तो मैं बता देता हूं। इसमें कौन सा मीटर यूज हुआ है? आइम्बिक टेट्रामीटर का यूज हुआ है, ठीक है। आइम्बिक टेट्रामीटर, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम देखो यहां से समझ लो, ये दे रखी है इसके एक्सप्लेनेशन में, ए बी डबल ए फिर बी, ठीक है। ये इसकी राइम स्कीम है। और आइम्बिक मीटर कौन सा यूज हुआ है? आइम्बिक टेट्रामीटर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 16 नंबर का? 16 नंबर पे बोला गया है कि इन विच पोएट्री कलेक्शन डिड फ्रॉस्ट पब्लिश द पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग इन द ईयर 1915। यानी कि 1915 की अगर हम बात करें, आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये जो पोइम है वो कविता पब्लिश की थी फ्रॉस्ट ने साल 1915 में किस पोएटिक कलेक्शन में आफ्टर एप्पल पिकिंग कविता पब्लिश की थी? तो सरल सा आंसर है आफ्टर एप्पल पिकिंग जो कविता है ये वाली। ये कौन से पोएट्री कलेक्शन में आई थी? 1915 में। तो किस में आई थी? नॉर्थ ऑफ बोस्टन में आई थी, ठीक है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। कोई है ऑप्शन? ये है ए ऑप्शन में। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, क्या बोला गया है। नॉर्थ ऑफ बोस्टन में आई है। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि आफ्टर एप्पल पिकिंग फर्स्ट के दूसरे कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बोस्टन में 1915 में पब्लिश हुई थी। उनके पहले कविता कलेक्शन का टाइटल था अ बॉयज बिल, ये हम पहले ही बता चुके हैं। और दूसरा नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो है वो 1914 में आया, लेकिन ये पोइम कब पब्लिश हुई इस कलेक्शन में? 1915 में, ठीक है। उनके पहले कविता कलेक्शन का टाइटल हमने बता दिया, बॉयज बिल है। इसमें नेचर एंड कंट्री लाइफ के बारे में कई छोटी लिरिक्स पोइम थी। और दूसरा जो इनका कलेक्शन था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, इसमें लंबी लंबी पोइम्स थी। जैसे फर्स्ट ने अपने इंसानी सपनों और संघर्षों को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया था, वो इसी कलेक्शन में किया था। कविता में पतझड़ में न्यू इंग्लैंड की जिंदगी का एक पास्टोरल सीन भी इसी कलेक्शन के अंदर बताया गया था। तो ये सब चीजें थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 17 नंबर का? इनफॉर्म होम ब्यूरियल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट होम ब्यूरियल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक होम ब्यूरियल एक है, वो क्या है? ड्रामेटिक लिरिक है। क्या है? ड्रामेटिक लिरिक है होम ब्यूरियल, बी ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, क्या बोला गया है एक्सप्लेनेशन में। बोला गया है कि होम ब्यूरियल अमेरिकी लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है जो कि 1914 में ड्रामेटिक लिरिक के रूप में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर पे बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ न्यू इंग्लैंड पोइट। बोला गया इनमें से किसको न्यू इंग्लैंड पोइट कहा जाता है? तो न्यू इंग्लैंड पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यही बात एक्सप्लेनेशन में बोली गई है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में और मृत्यु 1963 में, एक अमेरिकन कवि थे ये, ठीक है। उनका काम अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले, उनके जो वर्क्स थे वो अमेरिका में प्रकाशित होने से पहले इंग्लैंड में शुरू में प्रकाशित हुए थे, वो इंग्लैंड में प्रकाशित हुए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान बनाए रखना, शुरुआत में इंग्लैंड में पब्लिश हुए थे और इसके बाद अमेरिका में इनके वर्क पब्लिश कराए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फिर रिपीट हो गई है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इज लाइन फ्रॉम अ पोएम बाई। बोला गया है और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है, ये कविता एक कविता की लाइन है। कौन सी कविता की लाइन है? तो स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की ये लाइन है। और ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, डी ऑप्शन हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, ये जो लाइनें हैं वो स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की हैं।
और ये लिखी गई 1922 में, पब्लिश हुई 1923 में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर पे, जिसमें बोला गया है कि टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल्ड बाय। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक जंगल में दो रास्ते अलग हो गए और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग जाते थे। ठीक है, तो ये भी लाइनें कहां से हैं? रोड नॉट टेकन से हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां से जरा आप देख भी सकते हो, अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर पे, बोला गया है कि हु रोड द फॉलोइंग बेल नोन लाइंस, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। बहुत बहुत प्रसिद्ध लाइनें हैं कि निम्नलिखित प्रसिद्ध लाइनें किसने लिखी कि दी बूट्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये जो बूट्स, बूट्स का मतलब जंगल है, जंगल बहुत प्यारे हैं, उनमें जब अंधेरा है बहुत गहरे हैं, दूर दूर तक वो जंगल समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और फिर बोला है एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, और मुझे निभाने के लिए बहुत सारे वादे हैं। अर्थात ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोइम है। और वो पोइम कौन सी है हमारी? स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन अ स्टोई इवनिंग ही है। ठीक है, उसी की ये लाइनें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पोइम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन मैं जरा इसके लाइन बाय लाइन थोड़ा मीनिंग बता देता हूं इसका कि क्या है। दी बूट्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल बहुत सुंदर, शांत, गहरे और आकर्षक हैं। कवि को प्रकृति की सुंदरता अपनी ओर खींच रही है। एंड आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे अपने किए हुए वादे पूरे करने हैं। अर्थात कवि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद करता है। अगर हम ओवरऑल मीनिंग की बात करें दोनों लाइनों की, तो इन लाइनों में जीवन का आकर्षण, शांति, आराम और कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, या जीवन के जो आकर्षण है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उनके बीच में जो है संघर्ष दिखाया गया है। कवि कहता है कि भले ही जीवन में आराम और सौंदर्य आकर्षित करता हो, हर किसी के जीवन को जो है आराम और सौंदर्य आकर्षित करता है, फिर भी हमारे कुछ तो कर्तव्य हैं। तो कवि कहता है हमें उन कर्तव्यों को पहले पूरा करना चाहिए। ठीक है, अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, क्या बोला गया है। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पंक्तियां 1922 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग में ये लाइनें हैं और रुबायत छंद में इनको आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें रुबायत स्टेंजा में है, रुबियत स्टेंजा, और आइम्बिक टेट्रामीटर का इसमें यूज किया गया है। राइम स्कीम जो रुबियत स्टेंजा की होती है वो कौन सी होती है? डबल ए बी ए होती है। इसी को हम ओमर स्टेंजा कहते हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। दी पोइम डिस्क्राइब दी थॉट ऑफ अ लोन राइडर, यानी कि कविता एक अकेले सवार के विचारों का वर्णन करती है जो जंगल में बर्फ गिरते देखने के लिए अपनी यात्रा में रात में रुकता है। जब आपने ये पोइम पढ़ी होगी तब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें कौन होता है? एक कवि होता है जो कि अपने घोड़े के साथ में, घोड़े के ऊपर सवार होकर के बैठ करके जा रहा होता है और जंगल में एक बहुत सारी बर्फ गिर रही होती है। उस बर्फ को देखने के लिए वो उसी जंगल में रुक जाता है। ठीक है, आखिर में वह खुद को याद दिलाता है कि नहीं, हमें तो, हमारी तो मंजिल कुछ और है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो नजारा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसे कुछ वादे पूरे करने थे और सोने से पहले मुझे उस मंजिल पर पहुंचना है। और लेकिन मंजिल अभी दूर है, इसीलिए हमें यहाँ ना रुक करके चलते रहना चाहिए। यानी कि सोने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है, ये बात वो बोलता है। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वाज, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पसंदीदा अलंकार कौन सा था? तो सिनेक्डिकी था। ठीक है, सिनेक्डिकी इनका क्या था? फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डिकी। डी ऑप्शन। बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। देखो 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जरा ध्यान से समझना। ये लाइनें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और लाइनें क्या हैं कि इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन आई हैड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ व्हाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड वेगन ओवर। दीज लाइंस आर फ्रॉम ब्रिचेज। ये जो लाइनें हैं ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ब्रिचेज से ली गई हैं। अब आपको मैं बताता हूँ इसके लाइन बाय लाइन इसका हिंदी मीनिंग क्या है, जरा समझना प्यार से। बोला है इट्स व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन, मतलब यह कंसिडरेशन का मतलब होता है अत्यधिक सोच विचार से थक जाना। मतलब यहाँ पे कवि कहता है कि जब वह जीवन की जटिलताओं, सोच विचार और समस्याओं से थक जाता है, तब वह एक सरल और शांत अनुभव की तलाश करता है। ठीक है ना। अब दूसरी लाइन में बोला है कि आई हैड लाइक टू गेट
अवे फ्रॉम अर्थ अ व्हाइल, मतलब यह है कि कभी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है इस लाइन में। वह कुछ समय के लिए इस दुनिया, इस धरती की परेशानियों से दूर जाना चाहता है। यह भाग जीवन से अस्थायी पलायन यानी कि एस्केप की भावना को दर्शाता है। तभी वो कहता है आई हैड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम द अर्थ अ व्हाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर। और यहां पर कभी स्पष्ट करता है कि वह हमेशा के लिए भागना नहीं चाहता, बस मैं परेशान था तो थोड़े से समय के लिए मैं चाहता था कि इस जगह से कहीं दूर चला जाऊं, थोड़े से समय के लिए दूर जाकर के फिर वापस आना चाहता है और जीवन को एक नए उत्साह के साथ फिर से शुरू करना चाहता है। मतलब यह है इन पंक्तियों में अगर हम ओवरऑल मीनिंग की बात कर लें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, वो जीवन की थकान से अस्थायी मुक्ति की इच्छा व्यक्त करते हैं। वह प्रकृति जैसे पेड़ों पर झूलना के माध्यम से थोड़ी राहत पाना चाहते हैं, लेकिन अंततः जीवन में वापस लौटकर उसे बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं। जीवन बड़ा कीमती है। कभी कभी ये जीवन बड़ा बोर लगने लगेगा और उसी बोरियत के समय में आपको बहुत सारा फन ढूंढना है, यानी कि उस जगह से जहां पर बोरियत है ना, उस जगह से कहीं दूर जाकर के एक अलग दुनिया में खो जाना है। खैर, हम बात कर रहे हैं किसकी, ये लाइनें हैं वो है कहाँ की, ब्रिटिश की हैं, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अब देखो इनमें क्या बोला गया है, इन लाइनों में जरा ये भी समझ लो। ऊपर जो ये लाइनें हैं ना, ये जो लाइनें दी गई हैं इनमें देखना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता ब्रिटिश से ली गई है, पहली चीज आप ध्यान बनाए रखोगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इसे फ्रॉस्ट की तीसरी कविता संग्रह था माउंटेन इंटरवल, उसमें इसको शामिल किया गया था। ठीक है, थर्ड कलेक्शन था जिसका नाम था माउंटेन इंटरवल। ठीक है ना, और इसको पब्लिश कराया गया था, वो पब्लिश कब कराया गया था ये भी समझ लीजिएगा, कब, 1916 में। ठीक है, प्रकाशित कराया गया था। ब्रिटिश यानी कि अन्य कविताओं के साथ ग्रामीण परिदृश्य और वन्य जीवों से संबंधित है। फॉस्ट को एक प्रकृति कवि के रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है ना, यह कविता जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और इसमें साउंड ऑफ सेंस पर विशेष जोर दिया गया है इस कविता के अंदर। तो एक तो ये ध्यान बनाए रखना, किसमें लिखी गई, ब्लैंक वर्स में लिखी गई, और इस कविता के अंदर साउंड ऑफ सेंस पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, साउंड ऑफ सेंस। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है 24 नंबर पे, देखो 2002 और 5 में पूछा गया है पीजीटी के, कि हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलित्जर प्राइज मिला था, तो टोटल 4 बार इनको मिला था। ठीक है, कितनी, 4 बार, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से कलेक्शंस के लिए, कौन कौन से वर्क्स के लिए इनको 4 बार मिला है, वो मैं नीचे आपको डिटेल कर देता हूं। ये है, ठीक है, चारों। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान बनाए रखना। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज कितनी बार मिला सर, 4 बार मिला। कौन से वर्क्स के लिए, तो 1924 में इनको न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, 1931 में कलेक्टेड पोएम्स के लिए, 37 में फर्दर रेंज के लिए, और 43 में जो है आप विटनेस ट्री के लिए। इधर जो लिखा है ये इनकी रिटन डेट है। ठीक है, और ये इनकी पब्लिशिंग डेट है। अगला 25 की अगर हम बात करते हैं तो हु इज द ऑथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी। बोला गया है ये जो मास्क ऑफ मर्सी है इसके लेखक कौन है, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। जरा इसके एक्सप्लेनेशन देखो क्या लिखा है। अ मास्क ऑफ मर्सी जो है ना वो 1947 में पैगंबर जोना थे, तो जोना की बाइबल की कहानी पर आधारित है। फिर से अगर कोई पूछे कि मास्क ऑफ मर्सी जो है वो किस पर आधारित है, तो बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी ऑफ जोना द प्रॉफिट। द प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर, यानी कि पैगंबर जोना की बाइबल की कहानी पर आधारित है आपकी अ मास्क ऑफ मर्सी, जो कि 1947 में आई है। ये है क्या, एक नाटक है, तो इट्स अ ड्रामा एंड द सेटिंग ऑफ स्मॉल बुक स्टोर इन न्यूयॉर्क। और इसकी सेटिंग न्यूयॉर्क में स्थित एक छोटी सी किताब की दुकान दिखाई जाती है। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर पे बोला गया है कि हु अटर्ड दीज वर्ड्स, आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोइट, आई हैव रिटन ओनली 2 poems विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम। ये शब्द किसने कहे, मुझे लगता है कि मैं प्रकृति का कवि नहीं हूं, मैंने केवल 2 ऐसी कविताएं लिखी जिनमें कोई मनुष्य नहीं है। तो ये बात कहने वाले कौन थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, सी ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन। 27 नंबर का क्वेश्चन, 27 नंबर पे बोला गया है द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मिडिल नेम क्या है, तो ली, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये जरा थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन लेखक थे, इनका मिडिल नेम ली था। उनके पिता
अपने बेटे का नाम जनरल ली के नाम पर रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मिडिल नेम जो है वो ली रखा इनके पिता के द्वारा। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला गया है कि विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 नंबर का कि किस अमेरिकन राष्ट्रपति ने, कौन से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में, शपथ ग्रहण समारोह में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया था। तो वो कौन थे, हमारे कनेडी प्रेसिडेंट कनेडी, यानी कि डी ऑप्शन होगा हमारा डी। और वो कविता का नाम क्या था, दी गिफ्ट आउटराइड थी, ठीक है, गिफ्ट आउटराइड। तो अगर हम बोलें आपसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपने शपथ ग्रहण समारोह में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया, जहां फ्रॉस्ट ने अपनी कविता दी गिफ्ट आउटराइड पढ़ी थी। तो ध्यान बनाए रखना, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने शपथ ग्रहण समारोह में कौन सी कविता पढ़ी थी, द गिफ्ट आउटराइट। अगला क्वेश्चन है, 29 नंबर का, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज द राइट प्लेस ऑफ लव। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार प्रेम के लिए सही जगह कौन सी है, तो राइट प्लेस ऑफ लव कौन सी है, अर्थ इज द राइट प्लेस ऑफ लव, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर पे देखो क्या है, बोला गया है कि व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म कब हुआ है, 1874 में। 1874 यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे। 26 मार्च 1874 को इनका जन्म होता है। ही इज हाईली रिगार्डेड फॉर द रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वल लैंग्वेज। बोला गया है कि उन्हें ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण और अमेरिकी बोलचाल की भाषा पर उनकी पकड़ के लिए बहुत सम्मान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का है, बोला गया है ये कि फ्रॉम विच पोएम बाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट आर दी फॉलोइंग लाइन टेकिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि किस कविता से निम्नलिखित पंक्तियां ली गई हैं, कौन सी पंक्तियां, ये वाली कि दे क्लिक अपॉन देम सेल्फ एज द ब्रीज राइज एंड टर्न मैनी कलर्ड। तो ये लाइनें कहां से ली गई हैं, तो ये लाइनें जो है वो ब्रिटिश से ही ली गई हैं। वे आपस में टकराती हैं जैसे हवा चलती है और कई रंगों की हो जाती हैं, ठीक है, मैनी अनटर्न मैनी कलर्ड, कई रंगों में ये बदल जाती हैं जब हवा चलती है। तो क्लिक अपॉन देम सेल्फ, आपस में टकराती है। तो ब्रिटिश की ये लाइनें ली गई हैं। एक्सप्लेनेशन में देखो क्या बोला गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कहां से, कौन सी पोइम से है, ब्रिटिश से है। कलेक्शन, इट वाज कलेक्शन इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब यहां से देखो ये बोला गया है कि कलेक्शन कौन सा है दोस्त, द माउंटेन इंटरवल, जो कि पब्लिश हुआ है, ये कब आया, 1916 में। कंसिस्टिंग ऑफ 59 लाइंस। अब ब्रिटिश में टोटल कितनी, 59 लाइंस की पोइम है। दिस पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय लूसी लारकोम्स पोइम स्विंगिंग ऑन द ब्रिज ट्री। थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें 59 पंक्तियां थी। ये कविता लूसी लारकोम की कविता स्विंगिंग ऑन अ बर्च ट्री से प्रेरित थी। 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 नंबर पे क्या बोला गया है, देखो, हु अमंग द इंडियन पॉलिटिशियन वाज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग लाइंस। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। बोला गया निम्नलिखित पंक्तियों में से भारतीय राजनेताओं में से ऐसा कौन सा नेता था जो इन पंक्तियों से बहुत ज्यादा प्रेरित था, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सबको पता है। स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की ये लाइनें हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में यही बात बोली गई है, क्या बोला गया है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो इन लाइनों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग से ये लाइनें ली गई हैं। ये कब पब्लिश हुई, 1923 में। दी पोएम, ये पोएम लिखी गई आइनबिक टेट्रामीटर में। रूबियत स्टेंजा है, क्रिएटेड बाय एडवर्ड फिट्जगेराल्ड। पोएम डिस्क्राइब द थॉट of a lone rider pausing at night in his towel to watch snow falling in the wood। ये कविता एक अकेले घुड़सवार के विचारों का वर्णन करती है जो रात में अपनी यात्रा के दौरान जंगल में गिरती
बर्फ को देखने के लिए वहीं पर रुकता है, लेकिन फिर उसे अपना कर्तव्य याद आ जाता है और वो अपने कर्तव्य पथ पर चलने लगता है। इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश हिज वर्क, और उसी साल रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने अपना एक वर्क पब्लिश किया था। विच वन इज इट, आपको उस वर्क का नाम बताना है। तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन उस वर्क का नाम था। ए ऑप्शन होगा नॉर्थ ऑफ बोस्टन। एक्सप्लेनेशन देखो, वो वर्क का नाम क्या था, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, और ये कब आया, 1914 में। पोएट्री कलेक्शन है ये, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया। मोस्ट ऑफ द पोएम रिजेंबल शॉर्ट ड्रामास और डायलॉग, इट इज अ बुक ऑफ प्यूपिल। बोला गया एक कि इसमें ये क्या है, ज्यादातर इसमें पोएम्स छोटे ड्रामा या डायलॉग जैसी है। ये लोगों की किताब है, मतलब बुक ऑफ प्यूपिल है। अब 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर पे बताया गया है कि which of the poem expresses first statement that a poem begins in delight and ends in wisdom। कौन सी पोएम फर्स्ट के इस स्टेटमेंट को दिखाती है कि एक पोएम खुशी से शुरू होती है और समझदारी पर खत्म होती है। यानी कि पोएम्स बिगिन इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, खुशी से शुरू होती है कोई कविता और समझदारी पर खत्म होती है। तो स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, वहीं से इन लाइनों को लिया गया है। ठीक है, उसी में इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेस किया गया, सी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देखो क्या है इसमें। बोला गया स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये जो पोइम है वो लिखी गई 1922 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, और इसको पब्लिश कराया गया था 1923 में। इनका एक कलेक्शन था न्यू हैम्पशायर बलून, ये 1923 में आया, उसी में इस पोइम को पब्लिश कराया गया था। ये पोइम आयम्बिक टेट्रामीटर में इसको लिखा गया है। रुबियत स्टेंजा का यूज हुआ है। राइम स्कीम इसकी डबल ए बी ए, डबल बी सी बी, डबल सी डी सी और डबल डी ई डी, ये रुबियत स्टेंजा की राइम स्कीम है। तो जब ये रुबियत स्टेंजा में लिखी गई तो इसकी राइम स्कीम भी यही होगी, और इसमें टेट्रामीटर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर पे बोला गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, देखो कितनी बार पूछा गया है। यूपीपीजीटी 2004, 13, फिर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। तो ये अपने आप में आइडिया लग रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लाइनें लिखी गई, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। और ये लाइन जो है ना, इनकी एक कविता थी ब्रिचेज, उसमें इन लाइनों को कहा गया था कि अर्थ इज दी राइट। इनकी ब्रिचेज जो पोएम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ब्रिचेज है, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग है, ये कुछ ऐसी पोएम है जिनसे आपके लगातार क्वेश्चंस उठते ही हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लो। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, यानी कि पृथ्वी ही प्यार के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। तो ये जो लाइनें हैं वो ब्रिचेज से ली गई हैं। ठीक है, और आइम्बिक फुट पर कई तरह के बदलाव भी होते हैं, ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर पे, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की लाइन, लॉर्ड फिरके ब्रिचेज स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये कुछ ही पॉइंट्स हैं जो बार बार इधर उधर घूम रही हैं। बोला गया एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इन विच पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट डू द अबव लाइन अकर्स। तो स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट बिकॉज our late Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was a great admirer of the poem, kept these lines written in his own writing on his table at the time of death। बोला गया है कि ये जो लाइनें है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक मैसूर कविता, बहुत फेमस पोइम है, स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, उससे ली गई हैं। ये लाइनें अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो बहुत मशहूर हैं। और मशहूर इसलिए है, बहुत फेमस इसलिए क्योंकि हमारे स्वर्गीय पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कविता के बहुत बड़े प्रशंसक थे, और अपनी मौत के समय उन्होंने अपनी टेबल पर ये लाइनें लिखी हुई रखी थी। तो इसलिए भी ये कविता जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव टू इंग्लैंड। बोला गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किस साल न्यू इंग्लैंड में अपना खेत बेच दिया, अपना फार्म हाउस बेच दिया और वो इंग्लैंड चले गए। 1912 होगा सी ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आपका, ठीक है। बोला गया है कि 1912 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना फार्म हाउस बेच दिया और अपने परिवार के साथ ग्रेट ब्रिटेन चले गए और लंदन के बाहर एक छोटे शहर जिसका नाम था बकिंगमशायर, बिकिंसफील्ड, वहीं पर ये बस गए। क्या नाम था? बिकिंसफील्ड, बकिंगमशायर, ठीक है। ये एक स्मॉल टाउन है आउटसाइड लंदन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में। तो वहीं ये बस गए थे, सेटल हो गए थे। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है कि विच एपिथेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर कौन सा शब्द लागू नहीं किया जा सकता। तो कौन सा? न्यू क्लासिकल वर्ड जो है वो, ये एपिथेट, ये विशेषता लागू नहीं होती। बाकी ड्रामेटिक, रीजनल, कन्वर्सेशनल सभी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, न्यू क्लासिकल। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर पे। बोला गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, क्या थे ये एक अमेरिकन कवि जो बाद में इंग्लैंड में जाकर के बस गए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एन अमेरिकन पोइट सेटल्ड इन इंग्लैंड। यही बात यहाँ पर बोली गई है। क्या बोली गई? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि थे, वह न्यू इंग्लैंड में बस गए। न्यू इंग्लैंड एक जियोग्राफिकल इलाका है जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के 6 राज्य शामिल हैं। कितने? 6 राज्य नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर का क्वेश्चन है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, दिस लाइन अकर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट। अच्छी दीवारें, फेंसिस का मतलब होता है दीवार, या हम कहें पर्दा डाल लेते हैं। जैसे एक घर बाद में उसका बंटवारा हो जाए तो फेंसिस, चार दीवारी खींच ली, उसी को कहते हैं चार दीवारी को। तो अच्छी चार दीवारी अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। ये लाइन जो है फ्रॉस्ट की किस कविता से है? तो मेंडिंग बॉल से होगी ये। बी ऑप्शन हो जाएगा, मेंडिंग बॉल। इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। बोला गया है कि गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मेंडिंग बॉल से ये लाइनें हैं। इन लाइनों का मतलब है अगर आप में से कोई भी दूसरे की प्रॉपर्टी या प्राइवेसी में दखल नहीं देता है तो अपने पड़ोसी के साथ दोस्ताना व्यवहार करना आसान होता है। ये बात बोली गई है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।